हेलो दोस्तों, देखिए आज हम बात करेंगे अम्लीय मृदाओं के बारे में। अम्लीय मृदाएं क्या होती हैं? यह जो है आपका एक सॉइल साइंस का पार्ट है जिसका टाइटल है आपका प्रॉब्लमेट्रिक सॉइल एंड देयर रिक्लेमेशन या देयर मैनेजमेंट। ठीक है, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। यानी कि जो आपकी प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स होती हैं वह क्या क्या होती है। प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स यानी कि हिंदी में कहें तो समस्याग्रस्त मृदाएं। समस्याग्रस्त मृदाएं यानी कि जिसमें वे मृदाएं जिनमें हम अपने इनपुट्स तो सभी देते हैं लेकिन इनपुट्स के हिसाब से उसका आउटपुट हमें निकल के नहीं आता है, यानी कि उसके हिसाब से हमें पूरा का पूरा प्रोडक्शन नहीं मिल पाता है। वह मृदाएं आपकी समस्याग्रस्त मृदाएं या प्रॉब्लमेटिक सॉइल कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपकी होती है एल्कली सॉइल, एसिडिक सॉइल या सैलाइन सॉइल। ठीक है, अब इसमें जैसे हिंदी की बात करें तो अम्लीय मृदा, क्षारीय मृदा और लवणीय मृदा। इन मृदाओं का क्षेत्रफल जो है भारत में काफी अच्छा माना जाता है। जो आपकी इनको हम ऊसर मृदाओं के नाम से भी जानते हैं। और जो है यह हमारे भारत देश में लगभग कई अंशों में, विभिन्न भागों में, अलग अलग भागों में और विभिन्न मात्राओं में पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे अम्लीय मृदाओं के बारे में कि अम्लीय मृदाएं क्या होती हैं और इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए, अम्लीय मृदाएं वे मृदाएं जिनका पीएच मान, वे मृदाएं जिनका पीएच मान क्या होता है? वे मृदाएं जिनका पीएच मान 7 से कम होता है। क्या होता है? 7 से कम होता है, अम्लीय मृदाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती है? अम्लीय मृदाएं कहलाती हैं वे मृदाएं जिनका पीएच मान 7 से कम होता है। ये तो हो गई बिल्कुल सिंपल सी बात। और देखिए, अम्लीय मृदाओं में हाइड्रोजन आयंस और जो है हाइड्रोजन आयंस और एल्यूमिनियम आयंस की अधिकता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? अधिकता पाई जाती है। तो हाइड्रोजन आयंस और एल्यूमिनियम आयंस की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर यह भी कह सकते हैं कि जो आपका तत्व हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन तत्व और जो है आपका एल्यूमिनियम तत्व, इन तत्वों की अधिकता पाई जाती है और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम तत्व की कमी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम तत्व की कमी पाई जाती है। यहाँ पर हम यह भी कह सकते हैं कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम लवणों की कमी पाई जाती है। ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम लवणों की कमी पाई जाती है, जबकि यह तत्वों की कमी पाई जाती है, जबकि हाइड्रोजन आयंस कहलाए या हाइड्रोजन तत्व कहलाए। ठीक है, एल्यूमिनियम आयंस या एल्यूमिनियम तत्व की अधिकता पाई जाती है। तो अधिकता किस किस की होती है? अधिकता होती है हाइड्रोजन की और एल्यूमिनियम की। ठीक है, और कमी होती है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम की। ठीक है, यह जो है आपकी सामान्यता या साधारणता हम अम्लीय मृदाओं को पहचानने या उनको जानने का कुछ थोड़ा सा प्रयास रहा। तो जैसे एक तो ये हो गया छोटा सा कि जो है आपके पीएच के आधार पर मृदाओं को हम जो है जान लेते हैं कि मृदा अम्लीय है या क्षारीय है या जो है आपकी लवणीय मृदा है। ठीक है, अब जैसे हम बात करते हैं कि जो आपकी 1970 अमेरिकी कृषि विभाग के अनुसार, अमेरिकी कृषि विभाग के अनुसार, किसके अनुसार? अमेरिकी कृषि विभाग के अनुसार 1970 अमेरिकी कृषि विभाग के अनुसार क्या है कि यदि हम 1:1 के अनुपात में यदि हम जल और मृदा दोनों का अनुपात यह रखते हैं, क्या रखते हैं? जल और मृदा का अनुपात यदि हम 1:1 के अनुपात में रखते हैं, यानी कि जो रेशियो होता है वो 1:1 होता है, तो किसका? वाटर और सॉइल का। और इनका जब हम पीएच मान, इनके निलंबन का पीएच मान, निलंबन का मतलब होता है सस्पेंशन, इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं सस्पेंशन। अब बोले सस्पेंशन क्या होता है? तो सस्पेंशन जैसे आपने देखा होगा, यदि कभी आप मृदा को लीजिए, 1 लीटर जो है आप मृदा लीजिए, 1 लीटर आप मृदा भर लीजिए और 1 लीटर ही आप पानी लीजिए। ठीक है, उस मृदा का जब आप उसका घोल बनाएंगे तो घोल बनाने के लिए देखिए इसके लिए 3 टर्म आते हैं। एक होता है सॉल्यूशन, दूसरा होता है सस्पेंशन। ठीक है,
तो जो सॉल्यूशन होता है उसे तुम कहते हैं घोल या विलयन, ठीक है। और दूसरा होता है आपका विलायक, ठीक है, जो उसे सॉल्वेंट कहते हैं। और उसमें एक ही बात आता है सस्पेंशन का। तो सस्पेंशन जो होता है, आपने देखा होगा जब भी आप किसी भी वाटर में जब आप सॉइल को घोलते हैं, तो घोलने के बाद आपने देखा होगा कि जो सॉइल के कण होते हैं वह पूर्ण रूप से घुलते नहीं है। क्या होते हैं? वह पूर्ण रूप से घुलते नहीं है। उनका जो है कुछ पार्टिकल्स आपको तैरते हुए दिखाई देते हैं जल में। तो यह जो है आपका पूर्ण रूप से घुलती नहीं है मृदा। तो जिसमें जो भी पदार्थ आपका उसमें तैरता हुआ दिखाई देता है, वह सभी पदार्थ आपके क्या सस्पेंशन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यदि हम जल में चीनी को घोरते हैं तो उसका जो है हम कहते हैं सिरप बन गया, शरबत बन गया, ठीक है। तो उसमें जो है हमें तैरते हुए कण दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा तो यह तो आपका हो गया विलयन, या जिसे हम घोल कहते हैं, ठीक है। विलयन हो गया, सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। इंग्लिश में जैसे हम विलयन को सॉल्यूशन कहते हैं। तो जैसे आपका निलंबन आया, तो निलंबन हमने आपको बताया जैसे मृदा है। उसके अलावा यदि आप चाक देखे होंगे, चौक जो होती है लिखने वाली चौक, तो जो है आपकी कैल्शियम की बनी होती है। तो जो आपकी चौक होती है, चूना चूना की बनी होती है, हाँ। तो उसमें जो है कैल्शियम की कुछ मात्रा पाई जाती है। तो आपने देखा होगा कि वह जो है आप उसको कभी घोलना तो देखना, उसमें जो है पानी में, उसमें जो है आपको कुछ पूर्ण रूप से घुले हुए कण दिखाई देंगे। तो मतलब वह जो है पूर्ण रूप से घुलेंगे नहीं, उसमें तैरते हुए कण दिखाई देंगे। तो ऐसे विलयन को हम सस्पेंशन कहते हैं, ना कि सॉल्यूशन कहेंगे। जो हमें पानी में तैरते हुए दिखाई देते हैं, ना कि पूर्ण रूप से घुलते हैं, ऐसे विलयन को, ऐसे घोल को हम निलंबन कहेंगे, ना कि हम विलयन कहेंगे। इंग्लिश में कहें तो ऐसे घोल को हम सस्पेंशन कहेंगे, ना कि हम सॉल्यूशन कहें, ठीक है। तो जब हम 1:1 के अनुपात में जल और मृदा का निलंबन लेते हैं, और निलंबन लेने के बाद जब हम इनके पीएच मान को ज्ञात करते हैं, तो जब हम इनके पीएच मान को ज्ञात करते हैं, तो यदि इनका पीएच मान 5.5 से कम आता है, 5.5 या 5.5 से कम आता है, तो वह मृदा आपकी अम्लीय मृदा कहलाती है। क्या कहलाती है? अम्लीय मृदा कहलाती है। यह तो हो गई आपकी वैज्ञानिक भाषा में जो है आपकी इसकी परिभाषा क्या हो गई अम्लीय मृदा की, कि जो है यदि अमेरिकी कृषि विभाग 1970 के अनुसार क्या, कि यदि हम जल और मृदा का 1:1 के अनुपात में 1:1 के अनुपात में यदि हम उसका निलंबन बनाते हैं, यानी कि सस्पेंशन बनाते हैं, और उसका हम पीएच मान ज्ञात करते हैं, तो पीएच मान ज्ञात करने के बाद यदि उसका पीएच मान 5.5, 5.5 या 5.5 से कम आता है, तो वह मृदा आपकी अम्लीय मृदा, या इंग्लिश में कहें तो वह सॉइल आपकी एसिडिक सॉइल कहलाती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अम्लीय मृदा में, अम्लीय मृदा का पीएच मान 7 से कम होता है, जिसमें हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम आयन की अधिकता होती है, जबकि कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम तत्व की कमी पाई जाती है, ठीक है। तो ये है आपकी कुछ आपकी अम्लीय मृदा के बारे में। तो अब देखिए अम्लीय मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है, और अम्लीय मृदा की जांच किस प्रकार से करते हैं, उसके बारे में हम जान लेते हैं। यहीं पर हम जान लेते हैं कि जैसे जांच के बारे में हम बात करें, जैसे हम टेस्ट करेंगे, जैसे यदि आपने प्रैक्टिकल किए होंगे, जो अभी तक आपने यदि प्रैक्टिकल किए होंगे सॉइल साइंस की लेबोरेटरी में, सॉइल केमिस्ट्री में जो है आपको प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं, तो वहां पर आपने एसिडिक सॉइल, अल्कली सॉइल और जो है लवणीय मृदा यानी कि सैलाइन सॉइल के बारे में यदि आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा, उसके प्रैक्टिकल किए होंगे, तो आपको पता होगा कि जो है वहां पर नंबर 1 पर तो सबसे पहले एक तो पीएच मीटर होता है, पीएच मीटर होता है, उसके माध्यम से दूसरा आपका पीएच जो मीटर होता है वह कौन सा होता है, पीएच इलेक्ट्रिक मीटर होता है। कैसा मीटर होता है? इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक का मतलब होता है उसमें सेल डली हुई होती है। जैसे ही हमने उसका घोल बनाया, निलंबन बनाया, निलंबन बनाने के बाद उस मीटर को, पीएच मीटर को हम उसमें डुबाते हैं। जैसे ही हम डुबाते हैं तो उसमें जो है, जैसे जो आपका थर्मोमीटर होता है, थर्मोमीटर जो कि ताप को बताता है, तो ताप को बताने वाला जो थर्मोमीटर होता है, सेम उसी के प्रकार का होता है। उसमें सेल डलती है, इलेक्ट्रिक होती है, इलेक्ट्रिक होता है। वह यहाँ पर पीएच को बताता है, और जो थर्मोमीटर होता है वह हमें ताप को बताता है, ठीक है। सेम होता है, बिल्कुल कैटेगरी सेम होती है। तो जो आपका पीएच मीटर होता है, जैसे ही हम उसको मृदा के निलंबन में डालते हैं, तो वह हमें पीएच को बता देता है, वहां पर लिख के आ जाता है कि इतना इसका पीएच मान है, ठीक है। बात करें यदि थोड़ी सी पीएच की, तो पीएच क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन
यानी कि पीएच का जो पूरा नाम होता है वह होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन पर कितने पावर हैं वही आपका पावर ऑफ हाइड्रोजन या पीएच कहलाता है। ठीक है, तो देखिए अब एक तो हो गया पीएच मीटर, दूसरा हो गया आपका पीएच स्केल। पीएच स्केल, पीएच स्केल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि पीएच स्केल जो है वह किसने दी थी, या क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो पीएच स्केल एक होती है जो कि आपके एसपीएल सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने दी थी। किसने दी थी? एसपीएल सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल को दिया था, और इन्होंने बताया कि जो आपका फॉर एग्जाम्पल यदि किसी मृदा का पीएच मान 7 है तो उस पर पीएच स्केल पर 0 से 7 तक खाने बने होते हैं, 0 से 7 तक खाने अंकित होते हैं, 0 से 7 तक खाने अंकित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 0 है तो 0 नीचे आते हैं 0 6 0 सॉरी यहां से आते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और जो है आपका 14 तक खाने अंकित होते हैं। जहां पर ये 7 होता है ये जो है आपका उदासीन होता है, यानी कि न्यूट्रल होता है। और जैसे ही हम नीचे बढ़ते जाएंगे वैसे ही मृदा हमारी अम्लीय होती चली जाएगी, और जैसे ही हम ऊपर बढ़ते चले जाएंगे वैसे ही हमारी मृदा जो है वह क्षारीय होती चली जाती है। ठीक है, तो देखिए जैसे क्या होता है कि जो आपका पीएच स्केल है वह किसने दिया था? एसपीएल सोरेनसन ने। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि पीएच स्केल की खोज किसने की थी, तो पीएच स्केल की खोज एसपीएल सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, इसके अलावा आपने तीसरा जो है आपने देखा होगा लिटमस पेपर, आपने पढ़ा भी होगा, 9th हाई स्कूल फर्स्ट ईयर इंटर सभी में पढ़ाया जाता है, छोटे क्लासों में जो है आपका 9th बोर्ड में पढ़ाया जाता है। जो आपका लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर, लिटमस पेपर के द्वारा भी हमें अम्लीय मृदा, अम्लीय माध्यम, अम्लीय मृदा और क्षारीय मृदा का ज्ञात हो जाती है कि यह मृदा कैसी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि यदि हम नीले लिटमस पेपर है हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल इसके लिए ट्रिक हम आजमाते हैं, ट्रिक आजमाते हैं। क्या ट्रिक होती है? जैसे ये लिखा है हमारा अनीला, अनीला, ठीक है, तो अनीला का मतलब हो गया आ से अम्ल, आ से अम्ल और ना से नीला। नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो यदि मृदा का जो निलंबन है, उस वह जो घोल है आपका वह निलंबन है, यदि वह अम्लीय है तो नीले लिटमस पेपर को यदि हम उस अम्लीय घोल में डुबाएंगे तो वह जो लिटमस पेपर है वह कैसा हो जाएगा? वह लाल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। और दूसरा होता है आपका छलानी। छलानी का मतलब होता है छा से क्षार, छा से क्षार और ला से लाल और नी से नीला। यानी कि यदि हमारा जो घोल है वह क्षारीय होगा तो उसमें यदि हम लाल लिटमस पेपर को डुबाते हैं तो वह जो है कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। तो इस प्रकार से हम मृदा के पीएच मान को यह पता लगाते हैं कि कैसे जो है आपकी मृदा अम्लीय है या क्षारीय है। तो ये जो है इसकी जांच करने के कुछ पैरामीटर्स हैं। पीएच मीटर के द्वारा करते हैं, पीएच स्केल के द्वारा करते हैं, और जो है आपका लिटमस पेपर के द्वारा करते हैं। ठीक है, उसके अलावा जैसे इसी में हम थोड़ी सी बात कर लें कि कितने पीएच मान पर जो हमारा अम्लता है वह किस प्रकार से होती है। जानकारी के लिए बता दें कि अम्लता जो होती है वह आपकी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक तो होती है आपकी पोटेंशियल और दूसरी होती है एक्टिव एसिडिटी, और दूसरी होती है पोटेंशियल या रिजर्व एसिडिटी। ठीक है, तो जानकारी के लिए सिर्फ इतना ही बहुत है कि अम्लता 2 प्रकार की होती है, पोटेंशियल और दूसरी होती है एक्टिव एसिडिटी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि 6.5 से पीएच मान यदि 5 तक है, 6.5 से पीएच मान 6.5 से यदि 6 तक है, और 6 से 5.5 तक है, 5.5 से 5 तक है, और 5 से 4.5 तक है, और 4.5 से भी यदि कम है, 4.5 से भी यदि कम है तो पीएच मान जो है क्या होगा? देखिए सबसे पहले यहां से देखते हैं, यहाँ पे अल्प अम्लीयता होगी। क्या होगी? अल्प अम्लीयता, यानी कि मृदा जो है वह कैसी है? अल्प अम्लीय है। यदि मृदा का पीएच मान 6.5 से 6 तक है तो वह मृदा अल्प अम्लीय होगी। यदि मृदा का पीएच मान 6 से 5.5 तक है तो वह मृदा जो है वह आपकी मृदा मध्यम अम्लीय होगी। कैसी होगी? मध्यम अम्लीय होगी। कैसी होगी? मध्यम अम्लीय होगी।
और यदि मृदा का पीएच मान 5.5 से 5 तक है तो वह जो है प्रबल अम्लीय होगी। कैसी होगी? प्रबल अम्लीय होगी, ठीक है। और 5 से 4.5 तक है तो वह अति प्रबल अम्लीय होगी। कैसी होगी? अति प्रबल अम्लीय होती है, अति प्रबल अम्लीय होती है। और यदि यदि 4 से भी कम है तो वह अत्यधिक प्रबल अम्लीय होती है, अत्यधिक प्रबल अम्लीय, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एक्सट्रीमली एसिडिटी, एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली, ठीक है, एक्सट्रीमली। तो ये जो है आपकी 4.5 से भी कम वाली जो मृदा होती है वह सबसे ज्यादा हानिकारक होती है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा हमें इसके सुधारने के लिए हम चूने का प्रयोग करते हैं, अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अब देखिए, ये तो आपको पता चल गया होगा, इसके जो है आपको नोट्स बनाते रहिए। और देखिए जैसे हम बात करते हैं कि यह मृदा कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, तो अकरेंस के बारे में यदि हम बात करें कि यह मृदा कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, तो पाई जाती है कहाँ कहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल यह जो है आपकी नम क्षेत्रों में पाई जाती है, जहां पर वर्षा अधिक होती है, जहां पर वर्षा अधिक होती है तो वह जो है आपकी मृदाएं नम क्षेत्रों में, अम्लीय मृदाएं कहां पर? नम क्षेत्रों में पाई जाती हैं, नम क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहां पर वर्षा अधिक होती है। क्या होती है? वर्षा अधिक होती है। जहां पर वर्षा अधिक होती है तो वह मृदाएं जो है नम क्षेत्रों में पाई जाती हैं, ठीक है। तो अधिक वर्षा वाले स्थानों पर पाई जाती हैं। और देखिए जब ये मृदा भारत में सर्वाधिक कहां पर पाई जाती हैं? पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पाई जाती हैं। भारत में यह मृदाएं पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल केरल, केरल, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, मणिपुर, असम, केरल, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, 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 इसके अलावा उत्तरांचल का पर्वतीय तथा पहाड़ी क्षेत्र, उत्तरांचल का पर्वतीय तथा पहाड़ी क्षेत्र, जहां पर ये मृदाएं पाई जाती हैं। कहां पर? पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहां पर वर्षा अधिक होती है, नम क्षेत्रों में, ठीक है। क्योंकि जब वर्षा अधिक होती है तो जहां पर जल निकास की उचित व्यवस्था नहीं होती है वहां पर पानी भरा रहता है, और जब पानी भरा रहता है तो उसके जो उस पर जो जितने भी आपके लवण होते हैं वह नीचे चले जाते हैं, और हाइड्रोजन आयन और जो है आपके क्या बोलते हैं एल्यूमिनियम आयन ऊपर आ जाते हैं। तो इसलिए मृदा जो है अम्लीय हो जाती है, ठीक है। तो यह कहां पर पाई जाती है? केरल, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, असम, त्रिपुरा, उत्तरांचल का पर्वतीय तथा पहाड़ी क्षेत्र में यह जो है मृदाएं आपकी पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये तो हो गई कि मृदाएं कहां कहां पर पाई जाती हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं कि अम्लीय मृदाओं के बनने के क्या क्या कारण हैं। अम्लीय मृदाओं के बनने के कारण, अम्लीय मृदाओं के बनने के कारण, तो अम्लीय मृदाओं के बनने के कारण, कॉजेज ऑफ फॉर्मेशन, बनने के कारण। तो बनने के कारण में सबसे पहला देखिए आप पेरेंट मटेरियल, पेरेंट मटेरियल, पेरेंट मटेरियल में क्या होता है? पेरेंट मटेरियल का मतलब हिंदी में हम कहें तो पैतृक पदार्थ, पैतृक पदार्थ, तो पैतृक पदार्थ यानी कि यहां से आपको थोड़ा सा पता होगा कि मृदाएं जो है वह कहां से बनती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब ज्वालामुखी फटते हैं तो जब वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं तो वहां पर देखा होगा आपने मोल्टेन मैग्मा यानी कि जो लावा होता है वह बाहर निकलता है, और उसे कुछ समय बाद वह ठंडा हो जाता है, रेगोलिथ बनता है। रेगोलिथ के बाद ही जो है आपकी मृदा का निर्माण होता है। यानी कि जो आपकी मृदाएं होती है उनका निर्माण कहां से होता है? चट्टानों से होता है, रॉक्स से होता है। तो जो आपकी रॉक्स होती हैं यदि उनकी प्रकृति अम्लीय है, यदि उनकी प्रकृति अम्लीय है तो वह जो मृदा होगी वह भी अम्लीय ही होगी। यानी कि यदि उनकी प्रकृति एसिडिक है तो वह मृदा भी आपकी एसिडिक प्रकृति की ही होगी। यानी कि पेरेंट मटेरियल का विशेष प्रभाव होता है कि यदि आपकी जो रॉक्स है जिससे मृदा की उत्पत्ति हुई है, जिससे मृदा का निर्माण हुआ है, वह चट्टान ही आपकी यदि अम्लीय है
तो जो है आपकी मृदा भी अम्लीय होगी। ठीक है। दूसरा अगला है आपका क्षार तत्वों का क्षीण हो जाना। क्षार तत्वों का क्षीण हो जाना। क्षार तत्वों का क्षीण हो जाना। क्षीण हो जाना। अब ये क्षार तत्वों का क्षीण हो जाने का मतलब है, जैसे आपके सोडियम है, कैल्शियम है, और जो है आपके मैग्नीशियम है, तो ये तत्व जो है आपके क्षार तत्व, यानी कि जो आपके लवण होते हैं उन तत्वों की कमी हो जाती है, लवणों की कमी हो जाती है। तो जिससे क्या होता है, क्षीण माने होता है कम होना या ह्रास होना। ठीक है। तो जब इन तत्वों की कमी हो जाती है तो मृदाएं क्या हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। कैसी हो जाती है मृदाएं? मृदाएं अम्लीय हो जाती हैं। और जब मृदाएं अम्लीय हो जाती है, क्यों? क्योंकि जो क्षार तत्व होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आपके NaCl है और जो आपके मैग्नीशियम है, ये जो है क्या हो जाते हैं, ये या तो नीचे चले जाते हैं या इनका वाष्पीकरण हो जाता है। ठीक है। तो ये जो है नीचे चले जाते हैं, तो जब ये क्षीण हो जाते हैं, इस कारण से जो है हमारी मृदाएं क्या हो जाती है, अम्लीय हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। ठीक है। नंबर 3 पर आता है यूज ऑफ एसिडिक फर्टिलाइजर। यूज ऑफ एसिडिक फर्टिलाइजर। यूज ऑफ एसिडिक फर्टिलाइजर इन लॉन्ग टाइम। इन लॉन्ग टाइम यानी कि लंबे समय से अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग करना। लंबे समय से यदि हम अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग ही कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हम अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, ये उर्वरक जो है आपके कैसे उर्वरक हैं, अम्लीय उर्वरक हैं। तो यदि हम लगातार इनका ही प्रयोग करते रहेंगे अपने खेत में, यदि हम लगातार अपने फील्ड में इन्हीं उर्वरकों का प्रयोग करेंगे, तो जो आपकी मृदा होगी वह कैसी हो जाएगी, वह अम्लीय हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद नंबर 4 पर अगला आता है आपका अगला आता है ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक मटेरियल का मतलब होता है कार्बनिक पदार्थ। तो कार्बनिक पदार्थ से इसका सीधा सीधा रिलेशन होता है। यदि मृदा, कार्बनिक पदार्थ का मतलब होता है जब इससे कार्बनिक पदार्थ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और यह हाइड्रोजन से क्रिया करके कार्बनिक अम्ल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन, सॉरी, जल से क्रिया करके, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल से क्रिया करके ऑर्गेनिक पदार्थ होते हैं, यह कार्बनिक अम्ल बनाते हैं। और जब हमारी मृदा में कार्बनिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो मृदा कैसी हो जाती है, मृदा अम्लीय हो जाती है। यानी कि यदि ऑर्गेनिक पदार्थ की मात्रा ज्यादा होगी, ऑर्गेनिक मटेरियल की मात्रा ज्यादा होगी, तो मृदाएं कैसी हो जाएंगी, मृदाएं जो है अम्लीय हो जाती है। ठीक है। उसके बाद नंबर 5 पर आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या होता है? एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जो आपके सूक्ष्म बैक्टीरिया होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, उनकी क्या क्रियाशीलता है मृदा में, उनकी मृदा में क्या क्रियाशीलता है। तो जब ये जो आपके सूक्ष्म बैक्टीरिया होते हैं, सूक्ष्म जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वह जब मृदा में लगातार एक्टिविटी करते रहते हैं, तो यह भी जो है आपके कार्बनिक तत्व का जब यह श्वसन करते हैं तो यह कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और वहां पर नमी तो होती ही होती है मृदा में। और जब यह कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे और वहां पर लगातार एक्टिविटी कर दिखाएंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का पुनः से संयोजन होता है, और उसके बाद कार्बनिक अम्ल की उत्पत्ति होती है, और कार्बनिक अम्ल बनता है। और कार्बनिक अम्ल के बनने से जो आपकी मृदाएं होती हैं वह कैसी हो जाती हैं, वह जो है आपकी अम्लीय हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं? वह मृदाएं जो है आपकी अम्लीय हो जाती हैं। इसके अलावा नंबर 6 हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं एसिडिक रेन। एसिडिक रेन, एसिडिक रेन का मतलब होता है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा का होना। यानी कि अम्लीय वर्षा का होना का मतलब है जब जो है हमारे वायुमंडल से कुछ ऐसे तत्व जो कि आपके डायरेक्टली, जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर सल्फर डाइऑक्साइड तथा जल की जब सल्फर डाइऑक्साइड जैसे जो आपके विषैली गैसें होती हैं, उनसे क्रिया करके जल जब क्रिया करता है तो H2SO4 और जो है कुछ ऐसे तत्व, ऐसे अम्ल बना देता है जो कि आपके प्रबल अम्ल होते हैं। डायरेक्टली जब उनकी वर्षा होती है तो जो मृदा पर गिरती है तो यह मृदा के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होती है, जिसे हम एसिडिक रेन कहते हैं। तो यह किसके फॉर्म में गिरती है? H2SO4 या HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल, या फिर जो है आपके H2SO4 अम्ल के रूप में गिरती है, नीचे उनकी बूंदों के रूप में गिरती है, तो वह रेन आपकी एसिडिक रेन कहलाती है। तो ये है आपके एसिडिक यानी कि एसिडिक सॉइल के बनने के कारण। क्या है? एसिडिक सॉइल के बनने के कारण। ये था आपका अम्लीय मृदा का थोड़ा सा पोर्शन। आगे हम आपको बताएंगे रिक्लेमेशन ऑफ द एसिडिक सॉइल, यानी कि अम्लीय मृदा के, अभी तक तो हमने बताया अम्लीय मृदा क्या होती है, इसका क्या पीएच मान होता है, इसके बनने के क्या कारण होते हैं, थोड़ा सा पीएच के बारे में भी बताया।
आगे हम आपसे बात करेंगे अगले वीडियो में, जिसे हम नाम देंगे पार्ट 2, इसका नाम हम रखेंगे पार्ट 1, ठीक है, अम्लीय मृदा एसिडिक सॉइल, जहां पर हम आपको बताएंगे कि अम्लीय मृदा को सुधारने के उपाय, यानी कि रिक्लेमेशन या कह सकते हैं मैनेजमेंट, ठीक है। तो उनके बारे में वहां पर हम बात करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। तो इतनी चीज लगभग आपको समझ में आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। और एक जानकारी आपके लिए बहुत ही जरूरी कि आपके बीए और बीएससी फर्स्ट ईयर वालों के पेपर स्टार्ट हो चुके हैं। हो सकता है कि आपकी भी 1-2 दिन में जो है स्कीम यानी कि टेबल जो है वो हो सकता है टाइम टेबल आपका आ जाए। तो प्लीज अपनी स्टडी को बरकरार रखिए और जो है जैसा होगा वैसा हम आपको बताएंगे आगे, ठीक है। तो आपसे आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।